हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों थोड़े कई दिन बाद हम आ रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। दोस्तों आज हमारे सामने है दिव्या तंवर मैम की कॉपी दृष्टि टेक्स्ट बुक सीरीज़ की श्रृंखला में ये कॉपी हम लोग देख रहे हैं। 2021 में यूपीएससी में जैसा कि हम सभी जानते हैं 438वीं रैंक थी मैम की, लेकिन 2022 में उनका 105वां रैंक रहा। तो इतना लंबा मतलब जो है कि गैप रैंकिंग में किस तरीके से हुआ, किस तरीके से उन्होंने अपनी कॉपी लिखी, कैसे आंसर उन्होंने फॉर्मेटिंग किया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है? और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो जो टॉपर होते हैं, उनमें कुछ अलग नहीं होता, वो बिल्कुल हमारे जैसे ही लिखते हैं, बस बशर्ते उनका जो है प्रैक्टिस जो होता है आंसर राइटिंग पे, वो कंटीन्यूअस होता है, इसलिए वो उसमें बराबर सुधार करते जाते हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जो है इनका पहला है, ये जो इन्होंने आंसर लिखा है, ये इसका क्वेश्चन है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। ठीक है? तो अब हम मैम का देख लेते हैं, मैम ने क्या लिखा हुआ है और उसके बाद हम इसे किस तरीके से और अच्छी तरीके से लिख सकते थे, मैम के आंसर में क्या-क्या कमियाँ हैं। ठीक? तो प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। निश्चित ही यह उसके कला के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास को देखते हुए संज्ञा दी गई। तो कला के विभिन्न क्षेत्रों में कलर चेंज कर लूँ, कला के विभिन्न क्षेत्रों में लिखने से ज़्यादा अच्छा ये होता कि यहाँ पे ये लिखा जाता कि कहाँ-कहाँ उन्होंने जो है कि बेहतर काम किया, इसलिए ऐसा स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में विकास अभूतपूर्व हुआ, जो न सिर्फ मात्रा की दृष्टि से वरन गुणात्मक स्तर पर भी बेहतर था। ठीक है? अब इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, प्रमाण क्या दिया हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में साहित्यकार भी विद्यमान थे, जिनमें कालिदास प्रमुख हैं। ठीक है? कालिदास की 2-3 रचनाओं के बारे में बता दिया, भवभूति के रचना के बारे में यहाँ बता देती तो अच्छा होता, विभिन्न नाटक दे दिया और गुप्त काल में संस्कृत का भी विकास हुआ। ठीक है? बस इसके बाद इन्होंने विभिन्न ब्राह्मणों द्वारा रचित जो है संस्कृत साहित्य समुद्रगुप्त के काल में कवि हर्षेय द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति निश्चित ही साहित्य के क्षेत्र में उच्च मानों को प्रदर्शित करती है। इसके बाद इन्होंने ये आंसर समाप्त कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो जिन्होंने भी इवैल्यूएट किया है कॉपी को, थोड़ा इन्होंने बताया है कि इनका भी चर्चा करिए। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है विषय वस्तु के स्तर पे प्रयास अच्छा है, लेकिन बेहतर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इनको मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ये लिखना चाहिए कि मूर्ति कला का प्रमुख उदाहरण दीजिए, स्थापत्य का, चित्र का, ठीक है? साहित्य का तो है ही, मान लीजिए यहाँ पे न्याय कानून का दीजिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी का दीजिए, क्योंकि ये सभी गुप्त काल में देखे गए थे। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि हम लोग अपने आंसर की फॉर्मेटिंग क्या करते हैं। और देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग जो है कि 50% मार्क्स के आस-पास अगर आप ला लेते हैं, ठीक है? ओवरऑल तो आप जो है कि आपका चयन अच्छे रैंक के साथ हो जाता है यूपीएससी में, और यहाँ पे इनको 10 में से 4.5 नंबर मिला हुआ है। ठीक है? केवल इस कंटेंट पे। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे इनकी तैयारी होती है, और ये भी बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं। ठीक है? अब हम अपने आंसर की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, हम किस प्रकार से इसको लिखते। ठीक है? तो हम पहले इसकी भूमिका में लिखते, क्या लिखते? हम ये लिखते हैं कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। ये 4-5 चीज़ें हम उसमें मेंशन करते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि जब हम आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे हमें देखना है कि गुप्त काल के अंतिम आते-आते, मतलब उत्तर गुप्त काल आते-आते, यहाँ के इनके गोल्ड के सिक्कों में मिलावट भी शुरू हो गई थी। ठीक है? हालाँकि चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब मुख्य हिस्से की फॉर्मेटिंग अगर हम लोग यहाँ से करते हैं, मुख्य हिस्से की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो पहले लिखते हैं मूर्तिकला। तो मूर्तिकला में अगर हम देखें तो गुप्त काल में भरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाणकालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण और जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं। फिर स्थापत्य में आ जाते क्रम से, फिर उसमें लिखते देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो गया, भूमरा का शिव मंदिर, बोध गया और सांची का उत्कृष्ट स्तूपों का उदाहरण देते हैं कि इनका निर्माण हुआ। फिर चित्रकला में अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाओं में जो की गई चित्रकारी थी, उनका उदाहरण देते। ठीक है? फिर शिक्षा में आ जाते हैं। शिक्षा में ये हम बताते हैं कि जैसे गुप्त शासक कुमारगुप्त ने बनवाया गया जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वो दुनिया का सबसे पहला छात्रावास की सुविधा वाला विश्वविद्यालय था। उसमें ये हम बताते हैं कि इसके ध्वंसावशेष आज भी, पुरातात्विक अवशेष आज भी जो है कि मिलते हैं, और वो क्या है, वैश्विक
धरोहर हैं यूनेस्को की। फिर उसके बाद साहित्य पे हम आ जाते हैं, हालाँकि साहित्य का ही इन्होंने बताया हुआ है, कालिदास का भवभूति का बताया हुआ है। यहाँ पे सर ने भी लिखा है, विशाखा दत्त लिखते हैं, भारवी, दंडी, शूद्रक आदि कवियों की रचनाओं और उनके महत्व की चर्चा करते हैं। तो हम भी यहाँ पे थोड़ा संक्षेप में ही बात करेंगे कि मेघदूतम कालिदास ने लिखी, ऋतुसंहार, अभिज्ञान, शाकुंतलम की रचना की, तो दूसरी ओर नाटक, कविता लेखन के एक नए युग की शुरुआत हुई। और साथ ही साथ ये भी मेंशन करते हैं कि खुद समुद्रगुप्त को यहाँ पे क्या कहा गया है, खुद समुद्रगुप्त की एक उपाधि या एक उपनाम जो था वो कविराज का था। तो इससे ये पता चलता है कि गुप्त काल में जो साहित्य था, साहित्य का विकास किस स्तर पे था कि जो शासक थे वो उनकी स्वयं में साहित्य में कितनी रुचि थी, ठीक है? ये हम बताते। फिर न्याय और कानून की दृष्टि से बताते कि प्राचीन कानून व्यवस्था का जो ग्रंथ है नारद स्मृति वो गुप्त काल में लिखा गया। राज व्यवस्था का जो ग्रंथ है कामंडकीय नीतिसार वह भी इसी दौर का है। फिर हम बताते हैं कि विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया। ये जैसे संकलन जो लिखे गए हैं ये भी इसी कालखंड के माने जाते हैं। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम आर्यभट्ट का उदाहरण देते हैं। आर्यभट्ट ने जहाँ एक ओर मतलब पृथ्वी की त्रिज्या बताई, लगभग गणना करी, और दूसरी ओर वहीं उन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वह सन सेंट्रिक है, ठीक है? वह सन सेंट्रिक है। फिर हम वराहमिहिर की चर्चा करते हैं जिन्होंने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत करी थी। वराहमिहिर का ग्रंथ जो बृहत संहिता है उसमें पर्यावरण और जलवायु का ज्ञान संचित है। और सोचिए कि आज से लगभग जो है कि 2000 साल पहले के आसपास, ठीक है? लगभग वही हो गया 2000 साल, या हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1600-1700 साल के पहले आज के मतलब इस लेवल की जानकारी थी कि पर्यावरण और जलवायु पे बात करी जा रही थी, और आज हम पर्यावरण जो है परिवर्तन से जूझ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं। तो अब इन सब ज्ञान का जो प्रयोग खेती, बागवानी, पशुपालन के क्षेत्रों में हुआ, वराहमिहिर ने जो ये ज्ञान दिया, जो ये ज्ञान संचित हुआ, ठीक है? तो इनका प्रयोग हुआ। रेखा गणित के कई प्रमेय इस समय आए। ब्रह्मगुप्त भी जो है कि गुप्त साम्राज्य से ही संबंधित थे। शल्य चिकित्सा सर्जरी का जो जनक माने जाते हैं सुश्रुत, उन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना इसी युग में करी। तो ये सब तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। क्यों? रीज़न बीइंग कि यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। उदाहरण देना है तो केवल हमें यहाँ पे साहित्य का उदाहरण नहीं देना है, केवल साहित्य का उदाहरण नहीं देना है, केवल इन्होंने 2-3 उदाहरण दे दिया है। अब उसके बाद हम निष्कर्ष में क्या लिखते हैं, मतलब अंतिम में कंक्लूजन क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्ति कला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना हुई। इस प्रकार हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में अगर किसी काल को स्वर्ण युग माना जाना चाहिए तो वह निश्चित तौर पर गुप्त काल ही है। इस हिसाब से हम अपने प्रश्न का जो है कि प्रश्न की समाप्ति करते हैं। ये 150 शब्दों का है, तो 150 शब्दों में निश्चित तौर पे आप ये कहेंगे कि सर आप जो बता रहे हैं वो 150 शब्दों में कहाँ लिखा जा सकता है? बिल्कुल, वो 150 शब्दों से अधिक की बात होगी, चूँकि हम लोग बना रहे थे, फॉर्मेटिंग कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने इतनी बात करी। लेकिन आप ये सोचिए कि हम सब लिख भी कहाँ पाते हैं? हम 1000 शब्द पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में रहता है 500 शब्द और लिख पाते हैं 250 शब्द। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा। निश्चित तौर पे यहाँ पे 2-2 लाइन ही, 2-2 पंक्ति ही अगर सबके बारे में लिख दिया जाता, तो निश्चित तौर पे ये आंसर और अच्छा हो सकता था और इस पे और भी अधिक नंबर मिल सकते थे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आपके सामने कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ टॉपर्स के नए जो है कि कॉपी के साथ आपके सामने आएँगे, और ये हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो टॉपर्स हैं हमारे यूपीएससी के, उन्होंने किस तरीके से आंसर राइटिंग किया है, उसमें क्या कमियाँ रही हैं और वो किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।